परीक्षा आती नहीं है। बहुत सारे लोग नाड़ी परीक्षा करना जानते नहीं है। होता यूं है कि इन आयुर्वेद को, जो लोग यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद को लोग इन टोटलिटी में एलोपैथिक माइंडसेट से देखते हैं। हमने भले ही आयुर्वेदाचार्य की डिग्री प्राप्त की हो, हमने आयुर्वेद की डिग्री ली हो, पर हमारी सोच अभी भी एलोपैथिक स्टाइल में है। हम सोचते हैं कि एक कोई सेट पैटर्न होगा और एक कोई कोई एक ऐसा यंत्र होगा जो सारी की सारी जो है वो, जिसको हम नब्ज पे लगाएंगे और वो एक ही तरह की रिपोर्ट देगा। ऐसा संभव नहीं है। मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि यदि आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है तो आप जानकारी दुरुस्त करें, जानकारी को सीखें, जानकारी को लें, पढ़ें, समझें। आयुर्वेद में हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, हर व्यक्ति के रोग का निदान अलग है। और मैंने आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैंने वेबिनार में दिखाया था कि हमारी तीनों उंगलियों के नीचे तीन नाड़ियां भी अलग अलग हैं, आपने देखा। तो रेडियल आर्टरी का पल्स देखना नाड़ी परीक्षा नहीं है। हम लोग रेडियल आर्टरी की पल्स नहीं देखते। तो हमारे बहुत सारे आयुर्वेद के जो मित्र हैं वो ये कहते हैं कि नाड़ी परीक्षा बिल्कुल फर्जी है, नाड़ी परीक्षा बिल्कुल फेक है। तो मैं कहता हूं कि वो फेक है, क्योंकि वो जिस चीज को नहीं जानते हैं उसको वो फेक ही कहेंगे। आयुर्वेद वालों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, मैं स्टार्टिंग में आपको इस तरह की बातें इसलिए कर रहा हूं कि जब मर्म चिकित्सा हमारे गुरुजी ने स्टार्ट की थी तो लोगों ने मजाक उड़ाया था उसका। लोग कहते थे कि मर्म चिकित्सा कैसे हो सकती है। लोगों को शायद ये मालूम नहीं है कि तुम्हें अगर मालूम नहीं है तो तुम अपना नॉलेज बढ़ाओ, उस शास्त्र पर उस ऑब्जेक्शन, उस चीज पर सवाल मत उठाओ, अपना ज्ञान बढ़ाओ। चाइनीज सिस्टम में पल्स डायग्नोसिस एक बहुत बड़ी एक साइंस है। यूनानी सिस्टम में आयुर्वेदीय नाड़ी, यूना वही हकीम लोग नब्ज देख करके बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो बहुत सारे लोग जो सो कॉल्ड अपने आप को साइंसदान समझते हैं, उन्हें शायद ये मालूम नहीं है कि जहां साइंस खत्म होती है वहां से हमारा ये जो नॉलेज है ये स्टार्ट होता है। हमारे यहाँ क्या है, मैं नाड़ी परीक्षा क्यों सीखनी चाहिए, मैं आपको, आप सब हमारे साथ में इस ग्रुप में ज्वाइन कर गए हैं। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि दोष हमें दिखते नहीं। दोष क्या होते हैं, कई लोग यही सवाल करते हैं। दोष एक दूसरे से कैसे मिल जाते हैं, दोष विकृत कैसे होते हैं, ये नहीं समझ में आता है कई बार हमारे आयुर्वेदाचार्यों को। वात के, पित्त के और कफ के गुण समझ में नहीं आते हैं। तो मैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले नाड़ी देखना सीखो, और यदि सीखना है तो मेरे पास आओ, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। कई लोगों ने, मैं क्यों कह रहा हूं, किसी 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 नासमझ नामुराद ने एक पोस्ट, फेसबुक पे एक पोस्ट डाली कि नाड़ी वैद्य नाड़ी परीक्षा फर्जी होती है, आयुर्वेद का ही डॉक्टर है वो। उसी को मैं ये मैसेज दे रहा हूं कि आओ सीखो और सीखो। ऐसी जो मर्म विद्या थी, इसके बारे में लोगों ने कहा कि ये कील ठोकने वाली विद्या है, कील ठोक करके मरीज ठीक करते हैं। हंसी उड़ाई थी आयुर्वेद वालों ने। इसीलिए योगा वालों ने सीखा, इसको नेचुरोपैथी वालों ने सीखा, इसको इंजीनियर्स ने सीखा, और आज मर्म विद्या आयुर्वेद वाले सीखने आ रहे हैं। तो आयुर्वेद वालों के साथ समस्या क्या है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते, जब बाहर से चीजें आती तब एक्सेप्ट करते हैं। तो चलिए, आप सबका स्वागत है। आज के ये थोड़ा सा मैंने मैसेज उनको दिया है क्योंकि ये आज हमारा जो लेक्चर है ये फेसबुक पे लाइव है। तो वो श्रीमान जी अगर देख रहे होंगे तो उनको ये मैसेज चला गया होगा कि जो तुम नहीं जानते हो वो फेक नहीं होता है। अगर आयुर्वेद और मर्म विद्या नहीं जानते हो तो सीखो इसको, जस्ट लर्न। चलिए, आज परिचय का सेशन है और आज हमारा ये 43वां बैच प्रारंभ हुआ है। और आज बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी जुड़े होंगे जो शायद जिनके लिए नाड़ी परीक्षा एक नई चीज होगी। मैं आपको यहाँ पे अपना परिचय दीजिएगा। यहाँ पे आज हमारा परिचयात्मक सत्र है, इसके बाद मैं परिचय नहीं लेता हूँ, फिर हम सेशन में चले जाते हैं। फिर आपको हम पहचान भी नहीं चाहते, तो आप थोड़ा थोड़ा अपना अपना चैट बॉक्स में अपना नाम और आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, अगर आयुर्वेद से हैं तो कौन से कॉलेज से हैं, अगर किसी और नेचुरोपैथ से हैं तो किसी। देखिए, कई लोगों का बहुत आपत्ति रहती है मेरे साथ में आयुर्वेद वालों का कि आप बाहर के लोगों को क्यों सिखाते हैं नाड़ी और मर्म।
भाई मैं क्यों नहीं सिखाऊंगा, वाई वाई नहीं, क्यों नहीं सिखाऊंगा मैं भाई। आज नाड़ी परीक्षा सीख करके लोग, सेकंड प्रॉप बीएमएस स्टूडेंट मनीष पवार जी, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर ओपी शर्मा जी नेचुरोपैथी के हैं, झारखंड से हैं, हजारीबाग से, बहुत बहुत स्वागत है। बीना ठक्कर जी, आप सब अपना छोटा छोटा परिचय जरूर लिखिएगा, मैं यहाँ पर आपका परिचय जरूर लूंगा। बलोच छत्तीसगढ़ से हैं, नेचुरोपैथिक से झारखंड हजारीबाग, छोटा छोटा परिचय। बीना ठक्कर जी योगा थेरेपिस्ट हैं। मनन अग्रवाल जी बीएमएस के स्टूडेंट है, क्वाड्रा इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से। नरेंद्र कुमार गुप्ता जी नेचुरोपैथ हैं। सिद्धू पाटिल जी सेकेंड ईयर बीएमएस के स्टूडेंट हैं। नरेंद्र जी राजकोट गुजरात से हैं। प्रभात भाई चुन्नी लाल जी ये नेचुरोपैथ हैं। मनन अग्रवाल जी फर्स्ट प्रोफेशनल के स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छी बात है। आज इस बार हमारे साथ में बहुत सारे वेरिएशंस हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। रवि सिंह जी हरियाणा से हैं। हेलो सर, माई सेल्फ साक्षी जयवलकर, आई एम एन बीएमएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम बैंगलोर, वेलकम साक्षी जी। एंड जिज्ञासा साहू जी इज अ बीएमएस फोर्थ ईयर स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बिलासपुर छत्तीसगढ़, वेलकम जिज्ञासा साहू जी। तानवी शर्मा जी इज अ बीएमएस सेकेंड प्रॉफ स्टूडेंट फ्रॉम पंजाब सरस्वती आयुर्वेदा कॉलेज, वेलकम तानवी शर्मा जी। Sheetal Anand ji is a science teacher from Punjab. Welcome, Sheetal Anand ji. Sachin Gupta ji is a Kanvi district, Chitrakoot, Uttar Pradesh. He's associated with a company and he's represent that company, that is an Ayurvedic company. Welcome. Arvind Gangawar ji is a BMS first year student from Uttar Pradesh. Rajendra Kumar ji is a Ayurvedic graduate from Hisar, Haryana. Welcome, sir. Sonal ji is from Udaipur, Rajasthan, Yogacharya, and she is also a naturopathic doctor. Praveen Uchhana ji is a BMS Community Health Officer from Jind, Haryana. Welcome. Mancher Singh ji is a Manohar Singh Sisodia ji, sorry, Manohar Singh Sisodia ji, Nagaur, Rajasthan. Government AMO from National Institute of Ayurveda, Jaipur. Prem Prakash Joshi ji is a Panchkarma expert from Sujangarh, Rajasthan. Debabrot Mondal ji is a Dr. Debabrot Mondal, currently serving as a homeo house physician at a Kai Chikitsa Government Ayurvedic Hospital from Kolkata. I hope that you previously joined my Nadi and Marma session and you repeatedly joined this session. Welcome, Debabrot Mondal ji. And Shruti ji is a fourth year Ayurveda student from Maharashtra. Welcome, Shruti ji. रोहित खंड आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज से अरविंद गंगवार जी हैं। चेतन प्रकाश जी सेन जी इज ए योगाचार्य एंड नेचुरोपैथ फ्रॉम जोधपुर, राजस्थान। मुजम्मिल पासा जी फ्रॉम कर्नाटक, he is a chiropractor. It is a very good technique for the manipulation of the bones. And अमित कुमार दास जी हमारे साथ जुड़ते हैं, नेचुरोपैथी और पंचकर्मा थेरेपिस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और आरती जी महाराष्ट्र से हैं, ये आयुर्वेदिक ग्रेजुएट हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अमित कुमार दास जी बिहार से हैं, ये भी मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं। वैद्य सरिता बाना जी बीएमएस हैं, यूपी से हैं। और सचिन कुमार जी सीएचओ हैं, मेरठ से हैं। दीपक जोशी जी हरिद्वार से हैं, और ये अभी इन्होंने अभी अभी हमारे साथ में मर्म और नाड़ी का वर्कशॉप भी अटेंड किया है। भले ही एलआईसी में काम करते हो, लेकिन इनका जो है वो हेल्थ सेक्टर में इनकी रुचि है। मैंने देखा है इनको, ये ऑलरेडी मेरे से सीखने से पहले से भी जो है ऑकल्ट साइंस में काम करते थे। इन्होंने वहां पर मर्म चिकित्सा का प्रयोग किया था, और इनके एक मित्र भी हमारे पास आए थे जो ठीक हुए थे। रोहित चौहान जी, ये डॉक्टर रोहित तोमर जी हैं, ये बुलंदशहर से, वेलकम है आपका। सूर्यकांत आत्माराम नलवाड़े जी कोंकण से हैं, बहुत ही बढ़िया। इन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी आम भेजी थी, मैं वो आम अभी भी खा रहा हूँ कोंकण से। हंस रहे हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका नलवाड़े साहब, थैंक यू, आपने ज्वाइन किया है। हम आपसे बात भी करते हैं बीच बीच में। और यहाँ पर रोहित चौहान जी हैं, ये एसएसटीएम अलीगढ़ से हैं। दीपक जी हल्द्वानी से हैं। वर्षा सोलंकी जी को साउंड नहीं आ रहा है, तो आपकी साउंड का जरा सा नेटवर्क ठीक कीजिए, आएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा। देखिए ये पहला सत्र है, तो पहला सत्र हमारे लिए ओपन रहता है, सब इसमें सबको मैंने आईडी बांटी हुई है आज। हाँ, आज जितने भी लोग, मैंने आज भी आपको एक प्रकार से मैं आपको आह्वान कर रहा हूं कि आप आइए और सीखिए। भाई देखिए मैं बताऊं आपको,
आपने देखा होगा अब धीरे धीरे आयुर्वेद के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। देखिए मैंने रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखा है कि आयुर्वेद के ग्रेजुएट्स ना आए, आयुर्वेद के टीचर्स ना आए। मेरे साथ में बहुत सारे फिजियोलॉजी के लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर भी सीख के गए। मैंने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखा है। अब आप आएंगे नहीं तो भी मैं नेचुरोपैथ वालों को सिखाऊंगा, मैं योगा वालों को सिखाऊंगा, मैं कायरोप्रैक्टर को सिखाऊंगा। हाँ, आप आएंगे तो आपका वेलकम है, आप आइए। तो आप आएंगे नहीं और फिर आप उसके बारे में उल जलूल बातें करेंगे कि नाड़ी विद्या फर्जी है, मर्म चिकित्सा फर्जी है, तो भाई आप करते रहो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। लोग तो आयुर्वेद को भी सूडो साइंस कहते हैं, आप देखो। पर क्या आयुर्वेद सूडो साइंस है? वेस्टर्न कंट्री कहती होगी उसे सूडो साइंस, पर आयुर्वेद के रिजल्ट सामने हैं। तो जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, अगर वो आयुर्वेद पर ही भरोसा नहीं व्यक्त करते हैं और आयुर्वेद की पद्धतियों का मजाक उड़ाते हैं, तो वो उनका काम है। और हम आयुर्वेद का प्रचार करते रहेंगे, आयुर्वेद की विद्याओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नाड़ी परीक्षा। मैंने आपको इतना तो आपको कॉन्फिडेंस दिला दिया है कि नाड़ी परीक्षा एक अल्टीमेट नॉलेज है। देखिए कई सारे लोगों को मेरे इन इन लेक्चर से शायद वो तकलीफ में हो। कारण क्या है, तकलीफ क्यों होती है? पहले क्या था, ये नाड़ी विद्या जो थी ना, मुझे याद है एक वैद्य था, बहुत पुराने वैद्य थे जो मेरे सेशन में आए थे। और वो एक बहुत नामचीन वैद्य के पास दिल्ली में गए, जो बहुत नामचीन वैद्य थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। और उन्होंने उनको दरवाजे से ही भगा दिया कि भाई तुमको मैं नहीं सिखा सकता। एक और वैद्य जी बहुत नामचीन वैद्य हैं जिनके बारे में बहुत नॉलेज है उनको, वो बहुत बड़े बड़े सम्मान भी लिए हैं। जब भी कोई लड़का वहां सीखने आता था तो वो उसे कहते थे कि तुम वात पित्त कफ के भेद बताओ। अब प्रभात भाई जी कभी कभी याद नहीं रहता है आदमी को, होता है ऐसा ना, सब चीज सब समय हर समय थोड़ी याद रहेगी। तो वो उसको जलील करके भगा देते थे। तो यानी कि आप इस तरह से माहौल कर दो कि आदमी सीखे ही नहीं और आप जो है उसके लिए उसके आप अथॉरिटी बन जाओ। तो ऑनलाइन के जमाने में क्या फर्क आया है, ऑफलाइन के जमाने में क्या था कि व्यक्ति को जाना पड़ता था, सीखना पड़ता था, बहुत वहां पर चापलूसी करनी पड़ती थी, समय बिताना पड़ता था। ये ऑनलाइन ने एक बहुत बड़ी क्रांति कर दी है। आज आप गुजरात में, राजस्थान में, मैं देहरादून में बैठा हूँ, आपको मैं यहाँ से सिखाता हूँ। तो आज क्या हो रहा है, कई लोगों के ना सिंहासन हिल रहे हैं, कई लोगों के हाथ से जो है वो चीजें निकल रही है। तो अब खतरा, मैं कहता हूँ आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स को घबराने की जरूरत नहीं है। जो आयुर्वेद के डॉक्टर जो बीएमएस कर रहे हैं उनके लिए कोई खतरा नहीं है। चिकित्सा करने का लाइसेंस तो आपके ही पास है, हाँ, लेकिन अगर आप नाड़ी परीक्षा नहीं करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपसे सवाल करेगा कि वैद्य जी आपने नाड़ी तो देखी नहीं, तो आपने दवा कैसे लिख दी। तो ये जरूर होगा आने वाले समय में, तो आपकी सीखना मजबूरी हो जाएगी। तो देखिए मैं थोड़ा सा आज आपको इंट्रोडक्शन देता हूं कि नाड़ी परीक्षा क्या है, क्योंकि अब हमारा रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो गए। आज कुछ लोग यहाँ बाहर से भी आएंगे तो उनको भी ये जानकारी मिले। हमारे यहाँ आयुर्वेद के बारे में कहते हैं कि आयुर्वेद की 3 किताबें हैं जो हम लोग ना उसको जैसे गीता मानते हैं। एक का नाम है चरक संहिता, एक का नाम है सुश्रुत संहिता और तीसरा का नाम है वाग्भट संहिता। आज मैं कोई नोट शेयर नहीं करने वाला हूं, इसको मैं काउंट ही नहीं करता लेक्चर में, पहला लेक्चर में काउंट नहीं करता, ध्यान रखिएगा। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद के जो बहुत बड़े ऋषि चरक, सुश्रुत और वाग्भट। सुश्रुत जो थे बृहत रही मनन अग्रवाल जी, यहाँ पे नए ग्रेजुएट्स भी हैं। बहुत सारे लोग मेरा ये लेक्चर फेसबुक पे देख रहे होंगे, बाद में इसको यूट्यूब पे भी देखेंगे, तो इनको मैसेज है। जो बृहत रही ग्रंथ है, ये बृहत रही ग्रंथ चरक ने, सुश्रुत ने और वाग्भट ने नहीं लिखी। चरक, सुश्रुत और वाग्भट के समय में लिखने का लिपि ही डेवलप नहीं हुई थी। तो चरक ने जो चीज बताई अपने शिष्यों को, उनके शिष्यों ने फिर उसको आगे शिष्यों को बताई। उस समय में सुन के गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान आगे बढ़ता था। बहुत बाद में जब लिपि डेवलप हुई और जब इसे कागजों पर उकेरा गया, तब तक इनमें बहुत सारे परिवर्तन आ गए। आयुर्वेद में विभिन्न धर्म, विभिन्न दर्शनों का और विभिन्न समय के राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव रहा है। अगर आप कोई भी आयुर्वेद का ग्रंथ उठाएंगे तो जैसे में एक वाग्भट एक ग्रंथ है आयुर्वेद का, वाग्भट्टाचार्य ने अष्टांग हृदय लिखा। तो जब वाग्भट्टाचार्य लिख रहे थे अष्टांग हृदय, तो उस समय में बुद्धिज्म का बहुत प्रेडोमिनेंस था। आप सब जानते हैं
एक समय बुद्ध धर्म बहुत प्रचारित था। तो उन्होंने अपनी किताब को शुरू करते समय लिखा कि मैं इस किताब की शुरुआत तो कर रहा हूँ भगवान बुद्ध को प्रणाम करके, क्योंकि बुद्धिज्म का उस समय में बहुत ज्यादा वो था, प्रचार प्रसार था। तो वहां पर बुद्धिज्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको उन्होंने इंक्लूड किया। ऐसे ही जो है एक समय ऐसा आया, चारवाक एक ऋषि थे, आपने चारवाक का नाम सुना है? चारवाक, चारवाक भी बहुत बड़े ऋषि थे। तो चारवाक क्या कहते थे राजेंद्र कुमार जी, कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूतम इति शरीरम। वो कहते थे जब तक जियो मौज में जियो, कर्जा लेके घी पियो, क्या करना है इस शरीर से, ये भस्म हो जाना है। तो चारवाक का सिद्धांत भी हमारे आयुर्वेद के मनन अग्रवाल जी रसायन चिकित्सा में आता है। वहां पर लिखा है, आपको आश्चर्य होगा, जहां स्त्री को लक्ष्मी माना गया है वही लिखा है कि स्त्री सबसे बड़े बाजीकरण है, यानी कि स्त्री का भोग सबसे बड़ा बाजीकरण का उपाय है। तो ये आयुर्वेद का तो दर्शन हो नहीं सकता है, अथर्ववेद का। तो ये चारवाक का दर्शन वहां पर घुसाया गया है रसायन चिकित्सा में। तो जो आयुर्वेद की जो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता है, कई लोग ना इसका मंदिर बनाने की बात करते हैं, इसको पूजने की बात करते हैं। तो मैं उनसे ये कहता हूं कि ये वो ग्रंथ नहीं है, मेडिकल साइंस की बुक है। इसको बहुत समय में बहुत सारे लोगों ने उसमें बहुत सारी चीजें डाली हुई है। और आपको एक और उदाहरण देता हूं, यहाँ पर जो आयुर्वेद के हैं, एक रस शास्त्र की एक किताब है, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ी प्रतिष्ठित है। रस औषधियां बड़ी अच्छी होती हैं, बड़ी प्रभावी होती हैं। तो उस आचार्य ने जिसने उस किताब को लिखा है, उसने लिखा रसशाला कैसी होनी चाहिए। बहुत बात समझ में आई, हाइजीन होना चाहिए, सब कुछ समझ में आया, लेकिन वहां पर सुंदर स्त्रियां होनी चाहिए, ये समझ में नहीं आया मुझे। क्या मतलब है भाई? रसशाला जहां औषधियों का निर्माण होना है, वहां सुंदर स्त्रियों का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि बहुत सारी चीजें भोग की डाली गई। मान रहे हो ना मनन अग्रवाल जी? मान रहे हो ना आप सब? तो जो हमारा जो आयुर्वेद की जो ग्रंथ है ना, ये गीता नहीं है, इसको गीता मत मानो। इट इज नॉट अ गीता। ये चेंज हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें हमें मिली नहीं है, बहुत सारी खंडित हुई हैं, बहुत सारी चीजें लोगों ने डाल दी है। तो इसीलिए हमको ये नहीं कहना चाहिए कि चरक, सुश्रुत और वाग्भट को नाड़ी परीक्षा नहीं आती थी इसीलिए उन्होंने नहीं लिखा। अरे उनका नाड़ी परीक्षा करने का तरीका हमको पता नहीं चला, क्योंकि वो हमारी किताब से गायब हो गया। ऐसे ही कई लोग कहेंगे कि चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने मर्म चिकित्सा नहीं लिखी। तो भाई मर्म चिकित्सा का वो पाठ हमको नहीं मिला, हमको वो ग्रंथ उपलब्ध नहीं हुए, तो हम ये कहेंगे उनको आती नहीं थी। यानी कि इसीलिए हमें ये ब्रॉड माइंड रखना होगा कि जो किताबें हमारे पास उपलब्ध है ये खंडित है, ये अधूरी है। बहुत सारे ग्रंथ आक्रांताओं के आक्रमण के दौरान हमारी जो लाइब्रेरीज थी वहां से वो नष्ट हो गई, उनकी मूल प्रतियां भी आज तक उपलब्ध नहीं है। ठीक है ना? तो इसीलिए जो लोग संहिता ग्रंथों को पूजने की बात करते हैं, उनका मंदिर बनाने की बात करते हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारी जो संहिताएं हैं ये मानव द्वारा लिखी गई हैं और इसमें लगातार जो है संशोधन हुआ है, इसीलिए इसका मंदिर मत बनाओ, बस इसको इनकॉर्पोरेट करो नॉलेज को। अब रही बात नाड़ी परीक्षा की, देखिए मैं आपको नाड़ी परीक्षा के विषय को ला रहा हूं यहाँ पे। चाइनीज सिस्टम है और एक्यूप्रेशर का एक सिस्टम है। आप सब जानते हैं जब कोई नॉलेज कहीं पर इवॉल्व होती है तो वो नॉलेज किसी बाउंड्री पे नहीं रुकती है। जब बुद्धिज्म का काल था तो भारत में बहुत सारे बुद्ध भिक्षु नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों में ज्ञान लेने के लिए आते थे, वैदिक ज्ञान लेने आते थे। वो यहाँ रहते थे, यहाँ पे मेडिटेट करते थे, फिर यहाँ से जाते थे अपने देश। ठीक है सर, आप लोग एग्रीड हो या डिसएग्रीड हो तो लिख देना यहाँ पे। वो यहाँ पे नाड़ी परीक्षा का पूरा ज्ञान था, वो यहाँ से उसको ले जाते थे। फिर उन्होंने वहां पे ऐसे ही मर्म भी सीखा उन्होंने, मनन जी यहाँ से। हमने उसको सहोजा नहीं, पर वो यहाँ से लेके गए, उन्होंने इसको मेरिडियन बेस्ड सिस्टम बन के एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर बना दिया। उन्होंने यही नॉलेज यहाँ से ले जाके चाइनीज सिस्टम ऑफ पल्स बना दिया। पर हम भूल गए सर। तो हम भूल गए तो हमको नहीं आवे तो हम कहें कि सब गलत है? वाह भाई वाह।
भाई अगर हमें हमें भगवान ना दिखे, हम भगवान को ना माने, तो ठीक है आपकी श्रद्धा है, लेकिन आप गलत तो नहीं कह सकते ना। तो इसीलिए कृपया मेरा उन लोगों को अनुरोध है कि जो सोशल मीडिया के बहुत बड़े ठेकेदार हैं, वो नाड़ी और मर्म चिकित्सा का मजाक ना उड़ाएं। यदि आपको नहीं आता है तो चुप रहें। अब आइए, 3 परीक्षाएं बताई है आचार्य चरक ने, क्योंकि देखिए अब मैं एक डॉक्टर हूँ, एमडी हूँ, तो मेरा पहला लेक्चर जो है मैसेज देना भी होता है। तो 3 परीक्षाएं बताई, त्रिविध परीक्षा, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं बीएमएस के, उनके लिए। दर्शन, दर्शन, स्पर्श और प्रश्न, 3 तरह से आप किसी को देखते हैं। आप सामान्य रूप से भी दर्शन, स्पर्श और प्रश्न। यस मनन अग्रवाल जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बीएमएस के फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के स्टूडेंट आते हैं। आप यंग हो, आपके अंदर जैसा बीज डाला जाएगा ना, ऐसा ही जो है पेड़ लगेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, जो आपके ऊपर बैठे हुए हैं ना, जो आपके ऊपर वृक्ष के जो शाखाएं बैठे, उनको खुद ही नहीं आता है, ना नाड़ी पता है, ना मर्म पता है, तो आपको क्या बताएंगे वो। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपकी जड़ मजबूत होगी, तो आपसे आने वाला समय, पुष्प भी, फल भी अच्छा लगेगा। तो दर्शन, स्पर्श और प्रश्न, ये 3 परीक्षा है। ध्यान रखिएगा दीपक मिश्रा जी। तो दर्शन परीक्षा का अर्थ ये होता है कि जब व्यक्ति अंदर आया, जैसे ही उसने आपके कमरे में एंटर किया, तो आपका बिना ठक्कर दी सबसे पहले क्या होता, ऑब्जर्वेशन। आप उसको देख लेते हो, वो कैसे आया है। तो कई लोग कहते हैं ना कि नाड़ी परीक्षा कुछ नहीं है, ये तो देख करके जो है ऐसी। अरे भाई, दर्शन परीक्षा ही है हमारी परीक्षा। ऑब्जर्वेशन, वो कैसे अंदर आ रहा है, उसका गेट कैसा है, वो किस प्रकार से चल के आ रहा है। प्लस जब वो आता है ना, आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा, इसलिए मैं आपको समझाऊंगा। अब मुझे देखिए आप, मैं यहाँ पे दीपक जी को भी देख रहा हूँ, चेतन जी को भी देख रहा हूँ, बीना जी को भी देख रहा हूँ। ओवरऑल हम थोड़े समय तक देखें ना किसी भी व्यक्ति को, तो उसके फीचर से, उसकी एक्टिविटीज से, उसके उसके उसकी चीजों से हमें अंदाजा लग जाता है कि ये आदमी का कैरेक्टर क्या है, ये कौन सी प्रकृति का होगा, पता चल जाता है। ये वात प्रधान है, ये पित्त प्रधान है, ये कफ प्रधान है, ये पता लग जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ भाई, देखिए जीवन में भी वात पित्त कफ का बैलेंस बहुत जरूरी है। वात का अर्थ क्या है, गति है। मैं नाड़ी परीक्षा से विषय जुड़ता है इसीलिए मैं बता रहा हूं। वात का अर्थ है गतिशीलता। वात का अर्थ है, वात का अर्थ है कहीं भी जाना, एक्टिव रहना, एक प्रकार से सक्रियता। सक्रियता को हम क्या बोलते हैं मनन जी, सक्रियता को हम क्या बोलते हैं दीपक मिश्रा जी, वात। जो एक्टिव है, हमारे शरीर को एक्टिव रखता है। हेलो, नमस्ते। तो हमको जो चीज सक्रिय रखती है, और जो चीज हमें एक्टिव रखती है, जो कहीं भी सूक्ष्मगामी हो, जो डिस्पर्स कर जाए, उसे वात कहते हैं। दूसरा है पित्त। प्लीज ये व्हाइट बोर्ड मत चलाइए, है ना, ऐसे मत कीजिए। पित्त क्या है, जो हमारे अंदर ऊर्जा रखती है। हमारे अंदर किसी काम को करने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है। भाई ठीक है ना, मुझे नाड़ी पढ़ाना है, ठीक है मेरे मन में है, लेकिन मेरे अंदर से इच्छा ही ना हो, मेरे अंदर से ऊर्जा पैदा ना हो, तो ये ऊर्जा, जो ऊर्जा है, जो एक जोश है, जो जुनून है, वो पित्त है। लेकिन आप देखिए, आपके अंदर हमेशा ही सक्रियता हो, आपके अंदर हमेशा ही ऊर्जा और जुनून हो, तो भी चलेगा क्या। राजेंद्र कुमार सर जी, थोड़ा तो रिलैक्स करना भी पड़ता है ना, आराम भी तो करना पड़ता है। थोड़ा सा रिलैक्स भी, नहीं तो पागल हो जाएगा आदमी। अभी दिन भर ही चलता रहे आदमी, दिन भर ही वो ऊर्जावान रहे, रात में भी ऊर्जावान रहे, तो आप क्या बोलोगे, मनन अग्रवाल जी ये पागल है। नहीं, तो उसको रेस्ट भी करना पड़ता है, चिल करो भी कहते हैं, रिलैक्स रहो कहते हैं, तो ये कफ है। तो हम देखें तो जीवन में भी इन तीनों चीजों का बैलेंस रहता है। हमको एक्टिव भी होना पड़ता है, हमको ऊर्जावान भी होना पड़ता है, और हमें रिलैक्स भी होना पड़ता है। लेकिन आपने देखा होगा, आपके अंदर ऊर्जा हो, आपके अंदर चिल करने की कैपेसिटी भी हो, पर कई बार आप बिल्कुल ही अक्रिय होते हैं, नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग। तो वात बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अभी मनन अग्रवाल जी ने लिखा कि पित्त और कफ पंगु है, वात ही नेता है। हाँ, नेता कौन है, वात।
वात जो है, हाँ, पितम पंगु कफम पंगु पंगवो मल धातव वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। ठीक है ना। तो वात जो है वो इंपॉर्टेंट है, कि कफ और पित्त भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वात बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है अभी तक जो बताया मैंने? ये विषय नाड़ी से जुड़ता है, इसीलिए पहले लेक्चर में ही बता रहा हूं। आप कई लोगों ने मेरे पीछे एक चित्र देखा होगा, तो देखने वाले का नजरिया है वो इस चित्र में भी वात पित्त कफ देख रहा होगा। ऊपर जो आसमान दिख रहा है ये वात आप कह सकते हैं, ये पीछे धूप दिख रही है ये पित्त है, और नीचे जो बर्फ दिख रही है ये कफ है। देखिए यहाँ नेचर में भी ये तीनों चीजें आपको दिख रही है। आप जीवन में भी देखेंगे ना, प्रभात भाई जी, समझ में आ रहा है सर? तो जब बच्चा पैदा होता है सर, तो बच्चा पैदा होता है तो कितना निर्मल होता है, कफ प्रिडोमिनेंट होता है शीतल जी। वही बच्चा जवान होता है, जज्बा होता है उसके अंदर, नहीं हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे सब कुछ करेंगे, वो पित्त प्रिडोमिनेंट होता है। जब वही दीपक मिश्रा जी वो बूढ़ा हो जाता है, क्या हो जाता है वो, उसकी सभी चेहरे में झुर्रियां आ जाती है। अपने चेहरे को मिला लो जरा, बचपन से जवानी से और बुढ़ापे से आपको कब पित्तवात नजर आए। तो ये हमारे जीवन काल में भी होता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक दिन में भी ऐसा होता है। दिन का जब प्रारंभ होता है सुबह 6 से 10 बजे तक, तो कब प्रिडोमिनेंट होता है? 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक पित्त दोष प्रिडोमिनेंट होता है, और 2 बजे से शाम के 6 बजे तक वात दोष प्रिडोमिनेंट होता है। फिर शाम के 6 से 10 बजे तक कफ दोष प्रिडोमिनेंट होता है, और 10 बजे से लेकर के मध्य रात्रि तक 2 बजे तक पित्त दोष प्रिडोमिनेंट होता है, और 2 बजे से पुनः 6 बजे तक वात दोष प्रिडोमिनेंट होता है। यानी कि जीवन में भी कफ पित्तवात, अगर आप देखें तो दिन में भी कफ पित्तवात। और मजे की बात बताऊं आपको, जब हम खाना खाते हैं चेतन प्रकाश सेन साहब, भोजन करते हैं तो सबसे पहले मधुर पाक होता है उसका, कफ सबसे पहले कफ दोष प्रदान होता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है ना, हम लोग खाना खाते हैं तो सबसे पहले हमको मीठा खाना चाहिए, क्योंकि कफ दोष का सबसे पहले अब पाक होता है। लेकिन हम क्या करते हैं वेस्टर्न कल्चर में, लास्ट में मधुर रस लेते हैं। मधुर रस का सेवन पहले करना चाहिए। मध्य में पित्त, पाक की अवस्था में भी मनन अग्रवाल जी मध्य में पित्त है, और जब भोजन पक जाता है ग्रहण करने के बाद, तो फिर वात का प्रकोप होता है। यानी कफ पित्तवात वहां भी, कफ पित्तवात जीवन में भी, कफ पित्तवात दिन में भी, कफ पित्तवात रात में भी, है ना ये कफ पित्तवात। तो हर जगह ये कफ पित्तवात है। तो नाड़ी से बेहतर कोई और तरीका नहीं है कफ पित्त और वात को देखने का। अब आप कहोगे सर वात पित्त कफ ना कह करके आप कफ पित्तवात क्यों कह रहे हो? इसके पीछे भी कारण है। प्रारंभ कफ है, मध्य पित्त है, और अंत वात है। समझ में आया? इसको आप नोट कर सकते हैं। किसी भी चीज का प्रारंभ कफ है, मध्य पित्त है, और अंत वात है। एक बड़ा अच्छा आपको एग्जाम्पल बताता हूं। यदि हम अपने वात पर नियंत्रण कर लें, वैद्य सरिता जी, वात पे नियंत्रण कर लें हम, तो हमारी मृत्यु ही है। ये मैडम जी सरिता बाना जी, ये मुझे लग रहा है परिचित हैं शायद। मैडम जी मैं नमस्कार, आपको मैं भूल रहा हूँ वैसे, मुझे लग रहा है जी आप जी बाला जी की मैडम हैं आप शायद। जी सर, जी सर। नमस्कार मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो कफ पित्तवात, कफ पित्तवात, कफ पित्तवात, तो जीवन में भी कफ पित्तवात। अब आप देखिए, एक तरंग जब बनती है, कोई भी तरंग देखें आप, वेव देखें, तो वेव का स्टार्ट देखें, फिर उसका मिड देखें, और फिर एंड देखें, यहां भी कफ पित्तवात है। तो ये चीजें हमें जीवन में भी मिलती है। इसीलिए हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, यथ पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा बाहर है वैसा ही शरीर के अंदर है। सेम चीज, वट एवर इज गोइंग आउटसाइड दैट इज हैपनिंग इनसाइड। तो ये हमें नाड़ी परीक्षा में हम बहुत बखूबी इसको सीखते हैं। वी ऑब्जर्व दिस थिंग इन द नाड़ी परीक्षा। तो हाँ बिल्कुल सही है, किडनी बीन्स लाइक किडनी, यस। जो भी बाहर है, जो चीज बाहर आपको जैसी दिखती है, वो रिप्रेजेंट करती है हमारे शरीर को। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है मनन अग्रवाल जी।
लेकिन समझने वाले के लिए है ना ये, ना समझो तो उसके लिए अनाड़ी है, और समझो तो वो खिलाड़ी है कि नहीं है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि समझने वाले के लिए है, समझदार के लिए। तो आपको कफ पित्त वात हर जगह नजर आता है। अब हमारे आयुर्वेद के ग्रेजुएट्स कहते हैं कि कफ पित्त वात तो हमें आज तक दिखा ही नहीं। चलिए जी, आप वैसे तो आपने मेरे साथ वेबिनार अटेंड किया है, मैं आपको रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये पहला सेशन है। ये कफ पित्त वात जो है, ये हमारे हमारी उंगलियों में भी, तीनों उंगलियों में दिखता है। कैसे दिखता है? तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। आप सब, रावण और कणाद ये दो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे संदर्भ में। रावण जो थे रावण जो थे वो पहले ऐसे, हम कहेंगे रावण को, मैं गलत हम मानते हैं, हमारे यहाँ नेगेटिव कैरेक्टर है वो। हम कहते हैं कि उनकी ब्रांडिंग गलत हुई, हम कहते हैं कि उनके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति थी। लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा कि रावण जो थे वो विद्वान थे। आप में से लोग मानते हैं कि नहीं मानते, इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। उसने नाड़ी परीक्षा, नाड़ी विज्ञान, नाड़ी तंत्र का उसे ज्ञान था। उसे अर्क प्रकाश नाम का ग्रंथ उसने लिखा, ग्रंथ है आज उपलब्ध, जिसमें रावण और मंदोदरी के बीच में औषधियों के निर्माण की भी पूरी विधियां बताई गई। रावण ने अरुण संहिता के बारे में भी लिखा, और रावण ने ही 10 पटलात्मक उद्दीश तंत्र भी लिखा। रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र भी लिखे। ठीक है जी। लेकिन हमने कभी रावण के इन किताबों के बारे में सुना क्या? बताइए आप। नहीं सुना होगा। कारण क्या है कि जिसकी ब्रांडिंग गलत हो जाती है ना, बीना ठाकर जी, किसी की ब्रांडिंग गलत हो जाती है तो फिर उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को भी कोई नहीं जानना चाहता। हाँ, कोई नहीं जानना चाहता। लेकिन अब यहाँ पर नाड़ी परीक्षा का जो संदर्भ ग्रंथ है, मूल ग्रंथ, वो रावण रावण से आता। दूसरे एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है कणाद। लिख लीजिए आप, नोट्स में मैं आपको दूंगा। कणाद जो है वो कहते हैं कण आद। कणाद का नाम बड़ा जबरदस्त है। ये वैशेषिक दर्शन के प्रणेता रहे हैं। और नाम ही अगर आप देखें तो छोटे छोटे कणों को यानी कि हम कहते हैं ना, जो हमने एटम्स देखा, हमने जो मॉलिक्यूल्स देखे, ये सारी चीजें कणाद ने देखी हुई थी, तभी तो नाम था उनका कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता थे। और आजकल अभी एक मैंने पोस्ट देखी कहीं पर कि न्यूटन ने जो थियरीज दी हैं, उसका जो मूल सूत्र था वो कणाद के दर्शन से प्रेरित था। अब देखिए, हमारी फिलॉसफी उठाई और न्यूटन साहब ने थियरी ऑफ ग्रेविटी बता दी। तो हमने उस फिलॉसफी को ध्यान नहीं दिया तो कमी हमारी है ना। नहीं तो न्यूटन साहब को सेब नीचे गिरता हुआ देखा तो उन्होंने ग्रेविटी की थ्योरी दे दी, उन्होंने एनर्सिया की थ्योरी दे दी, पर रेफरेंसेज उसके कणाद के वैशेषिक दर्शन से मैच करते। तो कणाद वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नाड़ी परीक्षा के बारे में लिखा, नाड़ी परीक्षा के बारे में बताया। दोनों ही के बारे में एक बहुत कॉमन सी चीज है। क्या कॉमन सी चीज है? दोनों ही अपनी अपने ज्ञान में लिखते हैं, मनन अग्रवाल जी, कि हमने ये ज्ञान भगवान शिव से लिया है। अब देखिए आप, बड़ा मजेदार। रावण भी शिव भक्त था, आप सब जानते हैं, किसी को शंका नहीं होगी इसमें। रावण शिव भक्त था, इसमें कोई शंका नहीं होगी आपको। और रावण मर्म ज्ञानी भी था। रावण ने अपने प्राण को नाभि मर्म पर ला करके स्थित किया हुआ था, इतना जबरदस्त मर्म ज्ञानी था वो। रावण रसशास्त्र का भी ज्ञाता था। और कणाद भी लिखते हैं कि मैंने जो ये नॉलेज है, जो नाड़ी परीक्षा का, ये मैंने इंद्र से सीखा है। लेकिन इंद्र ने ब्रह्मा जी से सीखा, और ब्रह्मा जी ने भी ये नॉलेज लॉर्ड शिवा से सीखा। यानी अल्टीमेटली हम ये कहेंगे कि जो ये सारी जो विद्याएं हैं, ये सब के इस धरती पर अवतरित करने वाले निरंजन और निराकार एक ही हैं, महादेव, जिन्हें वैद्यनाथ भी कहा जाता है। तो यदि आप नाड़ी परीक्षा और मर्म चिकित्सा को नकार रहे हैं तो मेरा उन आयुर्वेद के डॉक्टरों से अनुरोध है कि आप फिर शिव को भी मत मानिए, फिर तो वैद्यों के नाथ भी मत बोलो उनको। तो जब वैद्यनाथ उनको कहते हो, वैद्यों के नाथ यानी वैद्यों के भगवान, तो उन्होंने ही ये ज्ञान जो है वो इस धरती पे लाया। इस दोनों के संदर्भ रावण और कणाद के ग्रंथ में मिलते हैं।
आपको मैं ये दिखाऊंगा, आप कहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं। ये दोनों ही संदर्भ रावण और कणाद में मिलते हैं। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, रावण वो पहले व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि जो ये अंगूठा है ना, जो थंब है, इसके नीचे मूल पर, जो मूल है, यहां पे जो नाड़ी फड़कती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये रावण ने कहा, वो नाड़ी जीव साक्षिणी है। भाई रावण को रेडियल आर्टरी तो पता नहीं थी, रावण के समय में अंग्रेजी तो थी नहीं। रावण ने कहा कि अंगूठे के मूल में जो नाड़ी फड़कती है, वही नाड़ी जीव साक्षिणी। अब बताइए आप, मैं आप सभी लोग यहाँ पर बड़े विद्वान हैं, कुछ लोग आज जुड़े हैं यहाँ पे हमारे साथ में, कुछ लोग मेरे परिचित भी हैं। मैं कहता हूं कि रावण को इतनी एनाटमी पता थी, उसको इतनी शरीर की फिजियोलॉजी के बारे में मालूम था कि उसने वही, आज भी जहां नाड़ी देखते हैं हम हमारे एलोपैथिक डॉक्टर, वही स्थान रावण ने आज से हजारों साल पहले बता दिया। तो एक बार बताइए, जो ये एलोपैथिक साइंस है, अगर आप इसका देखेंगे इतिहास, आप अगर 1200 1500 साल पहले देखेंगे, तो एक आदमी कान लगा के ऐसे दूसरे आदमी के छाती पे धड़कन सुन रहा है, स्टेथो भी नहीं था उनके पास। हाँ, आप इसका इतिहास कितना पुराना है, एलोपैथिक साइंस का इतिहास ज्यादा से ज्यादा 1000 1200 1500 साल पुराना है। तो क्या इंसान 1500 साल में ही इंसान की जीवन था? इससे पहले लोग नहीं थे क्या? क्या इससे पहले लोग बीमार नहीं पड़ते थे क्या? तो ये जो ग्रंथ है रावण का, क्या ये एलोपैथिक साइंस से चुरा के लिख दिया गया संस्कृत में? नहीं, ये ऑथेंटिक नॉलेज है, जहां हजारों साल पहले कहा गया कि अंगूठे के मूल में जो नाड़ी फड़कती है, वही नाड़ी जीव साक्षिणी है। ठीक है जी। तो भाई मनन अग्रवाल जी ग्रेट है कि नहीं रावण का नॉलेज? रावण, ये जो एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं कि भैया तुम ईसीजी नहीं कर सकते, ये हमारा पेटेंट है, तुम अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते, हमारा पेटेंट है, ये तुम एमआरआई नहीं कर सकते, हमारा पेटेंट है, तो आप भी कह सकते हैं कि ये हमारा पेटेंट है, आप नाड़ी यहां नहीं देख सकते। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? पर हम नहीं कहेंगे, क्योंकि भाई हमारे लिए सब बराबर है, एवरीबॉडी इज सेम। हमने ये कभी नहीं कहा कि मर्म की चिकित्सा आप मत सीखिए, आप नाड़ी मत देखिए। हम सबको अलाउ कर देते हैं, क्योंकि हम बड़े दिल वाले हैं ना मनन अग्रवाल जी, हम छोटे संकुचित मेंटालिटी के नहीं है, क्योंकि हमारा वैदिक ज्ञान है जो वसुधैव कुटुंबकम कहता है। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया कहता है, सब रोगी ना बने, निरामय रहे हों। और एलोपैथी क्या कहती है? सब बीमार हो, हमारी दवाई बिकती रहे, ऑपरेशन होता रहे, घुटने बदलते रहे और व्यापार चलता रहे। तो हम तो सर्वे संतु निरामया कहते हैं, तो हमारा तो कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। तो हम क्यों कहेंगे कि तुम मत सीखो, तुम मत करो, सब सीखो? हम तो ये कहेंगे, क्योंकि हम कहते हैं सर्वे संतु निरामया। तो आप देखिए, अब आप आज फिर से आप मेरे साथ में पार्टिसिपेट करिए। मैं कहता हूं आप मत मानिए जो रावण ने लिखा है, मत मानिए जो कणाद ने लिखा है, मत मानिए जो सारंगधर ने लिखा है, आप मत मानिए जो योग रत्नाकर ने लिखा है, आप जो देखते हैं वो फॉलो कीजिए। तो एक काम फिर से करते हैं। रावण ने कहा है कि अंगूठे के मूल के अधि पश्चिम भाग के मध्य में। तो अपने अपने कैमरे को थोड़ा सा ऑन कर लीजिए। मैं वैसे तो वेबिनार में करता ही हूं, लेकिन शायद हो सकता है वेबिनार में मैं आपको हिप्नोटाइज कर देता हूँगा, क्या पता कुछ आप पे जादू मंत्र कर देता हूँगा। क्लास में शायद ऐसा ना हो, मे बी पॉसिबल। नहीं भाई, आपकी ये क्लास है ना रेगुलर, तो शायद यहाँ ना हो ऐसा। तो एक बार ट्राई करते हैं एक बार। और आप देखिए यहाँ पर न्यूट्रल आप विचार दीजिएगा। आप अपने अंगूठे के मूल में जो मणिबंध की संधि है ना, ये मणिबंध की संधि देखो, ये आप सब देख रहे होंगे। दिस इज द अपर बॉर्डर ऑफ द मणिबंध एंड दिस इज द लोअर बॉर्डर ऑफ द मणिबंध। तो लोअर बॉर्डर ऑफ द मणिबंध पे अपनी तर्जनी लगाइए, उसके बाजू में अपनी मध्यमा लगाइए, और उसके बाजू में अपनी अनामिका लगाइए। पोजीशन एकदम सही होनी चाहिए। अगर इसको हम थोड़ा सा नीचे खिसका देंगे तो फिर कहानी बिगड़ जाएगी। कैमरा एकदम सही पोजीशन पे होना चाहिए, और कर्वेचर को लगाना है, कर्वेचर, ऐसे पल्प नहीं। आप पूछेंगे क्यों? तो आप कभी कर्वेचर पे पिन मार के देखिएगा, कभी बीना ठगर जी आप कर्वेचर पे पिन मारिएगा और पल्प पे पिन मारिएगा, दर्द कर्वेचर पे ज्यादा होता है, क्योंकि कर्वेचर पे नर्व एंडिंग ज्यादा होती है, सेंसिटाइजेशन ज्यादा होता है, इसीलिए कर्व को लगाते हैं हम। तो कर्व को लगाइए जरा अपनी अपनी। ठीक है जी, चलिए जी, लगाया आपने? अभी चैट बॉक्स आपका एक्टिव रहेगा,
तो आपको नाड़ी मिल रही है क्या? यस है तो यस लिखिएगा, नहीं मिल रही है तो नो लिखिए, कोई बात नहीं। भाई नाड़ी तो मिलेगी ना। फिर से देखिए, पोजीशन देखिए, ये अंगूठे का मूल है ना, तो मणिबंध संधि छोड़ दीजिए, तर्जनी मध्यमा अनामिका लगाइए। हाँ मनन अग्रवाल जी, जो लोग कहते हैं ना कि पल्स देखना तो रेडियल आर्टरी का स्पंदन है, मैं उन्हीं को ये लेक्चर दिखा रहा हूँ कि देखो ये 50 लोग बैठे हैं यहाँ, 45 लोग, और ये लोग अभी मेरे द्वारा फिक्स नहीं किए गए हैं, ये न्यूट्रल हैं और ये वही कहेंगे जो एक्चुअल होगा। आप नोटबुक पेन रख लीजिएगा सर सामने, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि पेन और नोटबुक रख लीजिएगा, क्योंकि नोट करना पड़ेगा आपको, नोट करना पड़ेगा, यू हैव टू नोट ना। तो पेन और नोटबुक आप रख लीजिए, अच्छा रहेगा। वैसे भी आप हमारी क्लास में नोटबुक और पेन तो रखते ही हैं, तो नोटबुक और पेन रख लीजिए आप अपने पास। हाँ चलिए जी, नोटबुक और पेन रख लिया आपने। अब आपने करना कुछ नहीं है, जोशी साहब ने तो ये देखा है, इन्होंने मेरा ऑफलाइन सेशन अटेंड किया है, लेकिन यहाँ और लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं उनको दिखाना है, मुझे उनको यहाँ पे दिखाना है, तो इसलिए मैं जो है आपको एक यहाँ पर आपके लिए एक टाइमर ऑन कर देता हूँ, और आपको 1 मिनट का समय जो है हम यहाँ पर घड़ी के द्वारा आपके सामने रखेंगे, और आप जो है इस घड़ी के अनुसार अपनी नाड़ी को काउंट करेंगे। यू हैव ओनली टू काउंट द पल्स फॉर कंप्लीट 1 मिनट, पूरा पूरा 1 मिनट आपने ये नाड़ी काउंट करना है, और कुछ नहीं करना है। मैं टाइमर भी यहाँ पे लगा देता हूँ, और आपको सुविधा असुविधा ना हो इसीलिए मैं यहाँ पे इसका माइक म्यूट कर देता हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो, कोई आगे से साउंड ना जाए। तो आपने कुछ नहीं करना है, ये घड़ी की टाइम में खिसका रहा हूँ इसको, इसको मैं ला रहा हूँ 1 मिनट के, पर आप यहाँ से काउंट करेंगे अपना टाइम। चलिए जी, टाइम काउंट करिए, आप डेट काउंट करेंगे, अपनी नोटबुक में जस्ट काउंट डेट, अर्जनी। चलिए जी, नोट कर लिया होगा आपने, आई होप दैट यू हैव नोटेड। अब आपने अभी रुकना है, अभी आपने उधर ही रुकना है, अभी यहाँ नहीं डालना है। अगेन आई एम गिविंग अगेन द पोजीशंस, 1 मिनट 1 मिनट। कभी कभी लोगों को डाउट होगा। देखिए इधर देखिए, आप यहाँ से अंगूठे के जड़ पे आइए, अंगूठे के जड़ पे पहुंचिए, और जड़ पे ना अपनी ये उंगली लगाइए, ये उंगली लगाइए, और इस उंगली की जो चौड़ाई है ना इतनी छोड़ दीजिए। सिंपल सिंपल सिंपल। आप कोई बात नहीं, मैं फिर से म्यूट करूंगा, फिर दोबारा करूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। ये जो उंगली की चौड़ाई है ना, इतनी चौड़ाई छोड़ दिए जड़ से, और थोड़ा नीचे आ जाइए, यहाँ पे इंडेक्स, फिर यहाँ मिडिल, फिर यहाँ रिंग। पोजीशन क्लियर है? बताइए के शुक्ला जी। मणिबंध संधि पर 3 लाइन है ना, तो आप एक अंगुल की अपनी मोटाई को छोड़िए। अगर आपकी मणिबंध संधि पर 3 लाइन है, तो आप एक अंगुल की मोटाई छोड़ के यहाँ तर्जनी, यहाँ मध्यमा, यहाँ अनामिका रखिए। दोबारा रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा से टाइम करेंगे, कंफर्म करेंगे, आपको परफेक्ट बनाएंगे। फिर से स्टार्ट करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं माइक म्यूट कर देता हूँ अभी आपको, अब डिस्टरबेंस नहीं होगा आपको। चलिए मैं माइक म्यूट कर देता हूँ, फिर से इसको 1 मिनट पे लाता हूँ। चलिए
चलिए जी, अभी तो हो गया नोट, अब तो क्लियर है ना? थम्स अप करिए इधर स्क्रीन पे। ठीक है, स्क्रीन पे थम्स अप। चलिए जी, आप भी नोटबुक पे नोट करेंगे, आप नोटबुक पे नोट करेंगे इसको। हाँ, वेरी नाइस। अब आपने मिडिल पे लाना है मैडम जी, देखिए मिडिल पे, अब आपने मिडिल पे फोकस करना है, आपकी तीनों उंगलियां लगी रहेंगी और आपने मिडिल पे फोकस करना है। यू हैव टू फोकस ऑन द मिडिल फिंगर, राइट? Again, we are starting the counting of the pulse. Only simply you have to count. Only simply you have to count the pulse. मैं फिर से ये माइक म्यूट करता हूं और फिर से आपको ये फिर से मैं आपको इसको पीछे लाता हूं। 1 मिनट, आपको इसको 1 मिनट पे लाता हूं। ये आ गया 1 मिनट, चलिए। जी, अब आपने इंडेक्स, मिडिल और रिंग, इन तीनों पे अपनी अपनी नाड़ी काउंट कर ली होगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने चैट बॉक्स में इंडेक्स लिखा तो आई लिखेंगे, एम लिखेंगे और आर लिखेंगे। आई के आगे कितना था, एम के आगे कितना था, आर कितना था, एक साथ डालेंगे, अलग अलग नहीं। आई के आगे इतना है, एम के आगे इतना है, आर के आगे इतना है। आई एम आर एक साथ चैट बॉक्स में डालेंगे, आप अलग अलग डालेंगे तो फिर मुझे समझ में नहीं आएगा। आई एम आर एक साथ टाइप कीजिए, आई के आगे जो है वो लिखिए, एम के आगे जो है वो लिखिए, आर के आगे जो है वो लिखिए। मैं इधर चैट बॉक्स देख रहा हूं और मैं आपका असेसमेंट लूंगा। वेरी नाइस मनन अग्रवाल जी, 69 61 331, मनन अग्रवाल जी, वेरी नाइस। चलिए, सबसे पहले आया अग्रवाल साहब का, दूसरा आएगा नहीं अभी और आएगा, जल्दी बताइए। मैं आपका नाम नाड़ी का पूरा एनालिसिस करूंगा यहाँ से देख के। हाँ सही है, बहुत बढ़िया। सरिता जी का 92 65 48 एकदम नॉर्मल है। दीपक मिश्रा जी 42 से, दीपक मिश्रा जी से बात करेंगे। दीपक मिश्रा जी गड़बड़ है, 42 60 65 नो, पोजीशन देखना पड़ेगा आपका। नरेंद्र गुप्ता जी का 66 है, इनको मिडिल और रिंग में नाड़ी नहीं मिली। ओपी शर्मा जी को 96 90 86 ठीक है सर। जिज्ञासा साहू जी 68 63 66 एकदम सही है। चेतन प्रकाश जी सर 60 66 61 एकदम सही है। प्रवीण उछाना जी 84 65 74 एकदम सही है। दीपक जोशी जी 71 53 42 एकदम सही है। सोनल जी 66 56 46 एकदम सही है। बीना ठक्कर जी 50 80 70 थोड़ा सा गड़बड़ है। ए बी जी पता नहीं कौन है, 60 66 56 एकदम सही है। मनीष पवार जी 78 80 46 एकदम सही है। मुजम्मिल पासा जी 70 60 66 एकदम सही है। सचिन गुप्ता जी 86 84 82 सही है। एके जी 72 75 75 ठीक है। शीतल जी 57 72 70 ठीक है। थोड़ा सा वात ये जो है ना, थोड़ा सा एबनॉर्मल है पर अप्रोक्सीमेटली ठीक है। पीयूष जी 60 70 68 ठीक है। रवि सिंह जी 66 60 61 अप्रोक्सीमेटली ठीक है। रोहिणी चौहान जी 80 82 74 ठीक है। वर्षा सोलंकी जी 86 57 66 ठीक है। प्रेम प्रकाश जोशी जी 67 68 39 ठीक है। अमित कुमार दास जी 69 65 रिंग नहीं मिला ठीक है। प्रद्योत जोशी जी ने केवल इंडेक्स पे लिखा है, बाकी नहीं बताया इन्होंने। साक्षी जी 50 60 40 ठीक है। तन्वी जी 90 85 69 ठीक है। रितु जी ने बताया 72 52, मिडिल का नहीं बताया इन्होंने, पता नहीं इन्होंने ठीक से नहीं लिखा। शुक्ला जी को अभी क्लियर नहीं हुआ है, दोबारा देखेंगे। श्री कुमार हेगड़े जी 56 46 40 ठीक है। प्रद्योत जी 80 66 60 ठीक है। सूर्यकांत जी 73 62 रिंग में नहीं मिला ठीक है। सुधा सखारे जी 80 78 70 ठीक है। और राजेंद्र कुमार जी काउंट नहीं कर पाए। चलिए, मैं यहाँ पे एक बंदे का केवल मुझे
थोड़ा सा गड़बड़ लगा है, बहुत ज्यादा। मैं केवल उनसे ही बात करूंगा, पहले आपको मैं चेक करूंगा कि उन्होंने सही प्लेसमेंट किया है या नहीं किया है। मैंने उनका नाम लिया था, इनका नाम है दीपक मिश्रा जी। दीपक मिश्रा जी, कहाँ है दीपक मिश्रा जी आप? दीपक मिश्रा जी जरा इधर आइए। मिश्रा जी कैमरा ऑन कीजिए सर। मिश्रा जी किधर हैं आप? आपके इंडेक्स में आपने 42 देखा है, मिडिल में 60 है और रिंग पे 65 है। ये एकदम एबनॉर्मल दिख रहा है। जरा पोजीशन दिखाओ इधर, कहाँ पे रखा था उंगली, जरा दिखाओ। मिश्रा जी जरा कैमरा अनम्यूट करो माइक। आपका यही है ना, इंडेक्स में 42, मिडिल में 60 और रिंग में 65, जरा दिखाओ तो। बहुत दूर तो नहीं रख दिया प्लेसमेंट? एक मिनट मैं देखता हूँ। थोड़ा सा और ऊपर करो, बहुत गैप रखा है आपने, एक अंगुल की जगह 2 अंगुल का गैप दिख रहा है मणिबंध से। हाँ अब देखो जरा, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दोबारा चेक करो, आप दोबारा देखो, और दोबारा भी यही आता है तो फिर ये गड़बड़ है। और अगर दोबारा नहीं आता, यू जस्ट चेक अगेन एंड देन यू जस्ट प्लेस। आप उसके बाद मुझे बताओ, ठीक है मिश्रा साहब? चलिए आप दोबारा देखो आराम से, हमने आपको रिपीट करने के लिए कहा है। तो चलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप सभी ने देखा कि आप सबके तर्जनी उंगली पर, मध्यमा उंगली पर और नामिका उंगली पर 3 अलग अलग प्रकार के स्पंदन है कि नहीं है, बताइए। भाई मेरे से कोई आपकी फिक्सिंग नहीं है, नहीं है तो बता दीजिए। भाई आप में से मैक्सिमम लोग तो बता रहे हैं कि तीनों उंगलियों पर 3 अलग अलग है। प्रभात भाई जी का थोड़ा सा, सबका अलग अलग है ना तीनों उंगलियों पर। 3 उंगलियों पर 3 रेट्स हैं कि नहीं है? तो एलोपैथिक साइंस तो मानती नहीं है इसको। एलोपैथिक साइंस तो कहती है कि भाई नाड़ी तो एक ही होती है रेडियल आर्टरी पे, या 72 होगी या 78 होगी। वो ये कहती है कि शायद आपका भ्रम होगा। तो आप सबका भ्रम है, ये 46 लोग हैं, क्या आप भ्रम में जी रहे हैं? आप भ्रम में जी रहे हैं तो बताइए। मेरा मैसेज है उन लोगों को जो रेडियल आर्टरी की पल्स देखना नाड़ी परीक्षा समझते हैं, तो उनको भी मैं कहता हूं जरा अपनी तर्जनी मध्यमा अनामिका पे काउंट करके देखो, तुम्हें वात पित्त कफ नजर आएगा। तो मनीष पवार जी सही है ना? आप में से जितने लोगों को लगता है कि तीनों उंगलियों पर 3 प्रकार के रेट्स आ रहे हैं, वो यस लिखिए यहाँ पे। मैं देखता हूं कि मेरे से कोई असहमत तो नहीं है यहाँ पे, देखता हूं मैं। चलिए, आप सब ने देखा कि तर्जनी पर नाड़ी की गति ठीक है, मध्यमा उससे थोड़ी कम है, और कई लोगों को अनामिका पे नाड़ी नहीं मिली होगी, मैंने बोला ठीक है। देखा ना आपने? आपने देखा कि रिंग फिंगर पर नाड़ी बहुत मंद है, आपने देखा होगा। कई लोगों को नाड़ी नहीं मिली होगी, हुआ ऐसा? हुआ ना ऐसा? इधर चैट बॉक्स में लिखोगे यस, अगर मेरे से सहमत ना होना आपका इंडिपेंडेंट अधिकार है। ये क्लास है, मैं आपका कोई गुरु टीचर नहीं हूं जो आपको आप मान रहे हो, ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, सिखा रहा हूं, पर आप इंडिपेंडेंट हो, यू कैन आस्क। आप देख रहे होगे कि जो आपकी रिंग फिंगर पर जो नाड़ी है वो बहुत धीमी है, कई लोगों को तो मिली भी नहीं है। देखा ना आपने? करेक्ट? एम आई राइट? नहीं? अरे मनन अग्रवाल जी तो पहुंच गए ऐसी गति पे भी। अभी गति पे बात ही नहीं कर रहे हैं मनन जी, हम तो ये सिंपल पूछ रहे हैं कि वो गति का काउंट कम था कि नहीं था? था ना? नरेंद्र कुमार गुप्ता जी बताइए। अभी दीपक मिश्रा जी दोबारा आएंगे नाड़ी काउंट करके। बताइए सर, यहाँ पर के शुक्ला जी भी हैं। हाँ जी, नलवाड़े साहब, दिखा सर आपको? आपने तो मेरा ऑफलाइन सेशन भी अटेंड किया है पूना में, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा, पढ़ लिया, तो आपने देखा कि जो कफ की नाड़ी है उसका स्वभाव ही मंद है। देखा ना आपने बीना जी? देखा नहीं मैडम सरिता जी आपने? कफ की नाड़ी का स्वभाव ही मंद है, नहीं है ना? तो और आपने मध्यमा उंगली पे नाड़ी देखा होगा, वो बड़ी आसानी से मिल रही है आपको। वो ऐसा लग रहा है कि बड़ी आसानी से आपको मिल रही है। अभी मैं उसकी गति पे आ ही नहीं रहा हूं, आज तो परिचयात्मक सत्र है। सत्र तो कल से शुरू होगा हमारा। और जिन लोगों ने आज हमारा रेगुलर क्लास ज्वाइन नहीं किया है, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब हमारे रेगुलर क्लास में आइए, और बड़ा आनंद आएगा आपको, है ना? है ना जी? तो आपको आसानी से मध्यमा उंगली पर नाड़ी मिल रही होगी। चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं चैट बॉक्स के थ्रू ही आपसे बातचीत कर रहा हूं। हाँ, तो आपने देखा, आपको चैट बॉक्स में आप लिखिए, मिल रही है ना? मध्यमा उंगली पर नाड़ी स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही है आपको, बहुत क्लियर मिल रही होगी आपको। और तर्जनी उंगली पर थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको
हो सकता है लग रहा होगा मिल रही है नहीं मिल रही है ऐसा, पर मध्यमा पे बहुत बहुत अच्छी आपको नाड़ी आपको मिल रही है। हाँ ना, बहुत बढ़िया मिल रही है ना, बिल्कुल सही है, एकदम सही है, पक्का है। चलिए जी, तो आप सब इस बात को तो अब मानते हैं ना कि तीनों उंगलियों पर तीन प्रकार की नाड़ी मिलती है, मिलती है ना? आप सब इस बात को मान रहे हैं, यू ऑल आर, आप इस बात पर एकमत हैं कि तीनों उंगलियों पर हमें जो नाड़ी मिल रही है वो अलग अलग है। तो एक बार इस बात को मान लो ना कि ये नाड़ी परीक्षा का नॉलेज अल्टीमेट है। यही बात पित्त कफ है जो आपको आपकी उंगली के नीचे दिख रहा है। तो अब ये बताइए, मुझे एक सवाल है मेरा आपसे फाइनली फिर से। वात के गुण होते हैं रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विशद खर। वात के गुण होते हैं रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म विशद चल और खर। पित्त के गुण क्या होते हैं? उष्ण तीक्ष्ण द्रव अम्ल सर कटु। और कफ के गुण होते हैं गुरु मंद, गुरु मंद, देखा आपने, स्थिर श्लक्षण पिक्षील, ये कफ के गुण हैं, कफ के गुण हैं ये तीनों गुण आपको दिख रहे होंगे, मिल रहे हैं ना तीनों गुण आपको? दीपक मिश्रा जी एकदम सही है आपका, बिल्कुल सही है, कैमरा सही लगाया, नाड़ी सही आ गई, देखा आपने? तो आपको ये भी समझ में आया होगा कि यदि हमारा कैमरा गलत लगता है तो नाड़ी एबनॉर्मल दिखती है, लेकिन इसके लिए हमें रीचेक करना बहुत जरूरी है। तो आपने देखा कि आपकी जो नाड़ी है बिल्कुल अल्टीमेट चल रही है, बहुत बढ़िया है। तो अब मुझे एक सवाल है आपसे, लास्ट सवाल है, इसके बाद इस सेशन एंड करूंगा क्योंकि मेरा मर्म की क्लास है इसके बाद। अगर कफ बढ़ेगा, मेरे बात पे सवाल, वैद्यों से सवाल है मेरा, यहाँ पे जो मेरे सेशन अटेंड किए मेरा उनसे सवाल नहीं है, यदि कफ बढ़ेगा तो कफ की नाड़ी बढ़िया मिलेगी या नहीं मिलेगी? आंसर दीजिए, यहाँ पे जवाब दीजिए। कफ बढ़ेगा तो कफ की नाड़ी बढ़िया मिलेगी, खूब तेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, या धीमी मिलेगी? तानवी जी कहती है कम हो जाएगी स्पीड, दीपक मिश्रा जी भी कहते हैं नहीं मिलेगी। अच्छा जी, हाँ सोनल जी कह रही है खूब तेज हो जाएगी, वाह 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 सोनल जी, मुझे आपसे यही उम्मीद। बीना जी कह रही है कम होगी, मनीष पवार जी कह रहे हैं ज्यादा मिलेगी, प्रद्योत जी कह रही है हल्की मिलेगी, मनन अग्रवाल जी कह रहे हैं कम मिलेगी, राजेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कम मिलेगी, दीपक जोशी जी कह रहे हैं ज्यादा मिलेगी, सरिता बाना जी बिल्कुल मंद होगी कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सबने पार्टिसिपेट किया। अनिल कुमार दास जी कह रहे हैं ज्यादा मिलेगी, शुक्ला जी कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, तेज है प्रेम प्रकाश जी कह रहे हैं तेज मिलेगी, बहुत बढ़िया। और लिखते जाइए लिखते जाइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात क्या बात। अभी मैंने कफ के गुण बताए थे, कफ का जो गुण है वो गुरु है, धीमापन, मंद है, स्थिर है, सुलक्षण है, पिछिल है, चिपक जाना, नहीं जाना, स्थिर रहना, धीमा धीमा चलना। तो जब ये गुण बढ़ेंगे तो सोनल जी, जब ये गुण बढ़ेंगे तो नाड़ी कैसे तेज हो जाएगी? आप जरा बताइए जरा, क्या आप सोच रही हैं? भाई जब मेरा गुण है नहीं जाना, मेरा गुण है धीमे धीमे चलना, मेरा गुण है बैठे रहना, तो जब मैंने अपने गुण बढ़ा लिए तो मेरे वो गुण और बढ़ जाएंगे ना मैडम, तो मैं तेज कैसे चलूंगा? मैं तो और सो जाऊंगा, मैं तो और लेटूंगा, मैं तो और आराम करूंगा। तो कफ बढ़ने पर हमारे वैद्यों को पता ही नहीं है सरिता जी, वो देखते हैं कि भैया कफ की नाड़ी बहुत तेज चल रही है तो कफ बढ़ गया है। अरे कफ बढ़ेगा तो कफ की नाड़ी नहीं मिलेगी और मंद हो जाएगी, क्योंकि ये कफ के गुण हैं, गुरु मंद स्थिर सुलक्षण पिछिल। और यदि कफ की नाड़ी बढ़िया मिल रही है तो ये कफ क्षय हुआ है, लिखिए कफ में उल्टा होता है। यस योर आंसर इज करेक्ट, सरिता जी आंसर इज करेक्ट। लेकिन कुछ एक बंदे थे आयुर्वेद के, एक दो बंदे जिन्होंने गलत जवाब दिया। आयुर्वेद वालों को गलत नहीं देना चाहिए ना भाई, जब गुण की वृद्धि होगी तो वो गुण भी तो बढ़ेंगे ना, तो उसके अनुरूप नाड़ी भी तो बिहेव करेगी। तो कफ बढ़ेगा तो कफ की नाड़ी नहीं मिलेगी, ठीक है? तो आप ट्राई मार लेना, जरा मीठा खा के देखना, आपकी नाड़ी कफ तो वैसे ही बंद होती है, और थोड़ा मधुर रस रसगुल्ले खा के देखना, आपकी नाड़ी नहीं मिलेगी। और थोड़ा एक्सरसाइज कर लेना, जरा जरा वात बढ़ा लेना, फिर देखना कफ की नाड़ी मिलेगी।
एक्सरसाइज किया तो वात बढ़ा, कफ का क्षय हुआ तो कफ की नाड़ी मिलने लग गई। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? तो वात पित्त कफ दिखता है कि नहीं दिखता है नाड़ी में? बताइए साक्षी जी, सुधा संजय सखारे जी, प्रवीण उछाना जी, दिखता है कि नहीं दिखता है? तो जरा उन लोगों को तो मैसेज दो, कहते हैं जो कि नाड़ी का ज्ञान फर्जी है, जो आयुर्वेद के डॉक्टर कहते हैं कि नाड़ी का ज्ञान फर्जी है, उनको जरा बताओ, उनको जरा बताओ कि तुम्हें नहीं देखना आता है तो सीखो, समझो, है ना? कफ की नाड़ी, वात पित्त कफ के गुण समझिए। वात है रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर। जब ये गुण बढ़ेंगे तो वात की नाड़ी तेज होगी। उसके उसका काम है, चल गुण है उसका, बढ़ जाएगा। लघुता उसका गुण है, हल्कापन उसका गुण है, बढ़ जाएगा, वो नाड़ी तेज हो जाएगी। पित्त का गुण है उष्णता, तीक्ष्णता, द्रवता, अम्लता, सरता, कटुता। पित्त की नाड़ी जब बढ़ेगी तो उसके गुण बढ़ जाएंगे, तो पित्त की नाड़ी का स्पंदन और तेज हो जाएगा। लेकिन कफ का क्या गुण है? गुरुता, मंदता, स्थिरता, श्लक्षणता, पिक्षीलता। जब कफ बढ़ेगा तो क्या होगा? कफ की नाड़ी और मंद हो जाएगी। यानी वात पित्त कफ से उल्टा, वात पित्त से उल्टी होती है कफ की नाड़ी। तो जब भी कफ बढ़ेगा, कफ की नाड़ी नहीं मिलेगी, और मंद हो जाएगी और स्थिर हो जाएगी। समझ में आया है कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का, जो नाड़ी परीक्षा से पहले आपको बताना जरूरी था। मेरे बहुत सारे वैद्यों को शायद ये मालूम होगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन पता नहीं था आपको। एप्लीकेशन पता नहीं था, तो आपको ये अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द नाड़ी परीक्षा मैंने आज बेसिक्स बताया। आज का लेक्चर तो मैंने काउंट ही नहीं किया है। जो लोग यहाँ पर आज ज्वाइन हुए हैं और शायद मेरी रेगुलर क्लासेस में नहीं आए हैं, मैंने यहाँ पे लिंक शेयर कर दिया है, आप इस लिंक को कॉपी कर लीजिए, और आपके पास अवसर है, आज भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और हमारी कल से इसी टाइम पे इस रेगुलर क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप 9410379397 नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये गूगल फॉर्म आपको मिलता है, इसमें आप गूगल फॉर्म की लिंक भर सकते हैं। ये गूगल फॉर्म की लिंक यहाँ पे खुली हुई है, आप इसमें डिटेल दे सकते हैं। आज हमारा लेक्चर हमने काउंट नहीं किया है, इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ नाड़ी विज्ञान, पहला लेक्चर ये है, इसको हम लेक्चर में काउंट ही नहीं करते। एंड कल से हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा, प्रैक्टिकल हाउ पल्स एग्जामिनेशन कैन बी कैरीड। थर्ड लेक्चर है आचार्य कणाद एंड रावण पर्सपेक्टिव ऑफ पल्स एग्जामिनेशन। ये सारा मॉड्यूल आपके गूगल फॉर्म में दिया हुआ है। आपको इसकी बहुत नॉमिनल चार्जेस आयुष दर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट को डोनेट करना होता है, जिसका क्यूआर कोड यहाँ अटैच है। अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना एड्रेस, अपनी क्वालिफिकेशन आप यहाँ ऐड कर सकते हैं और हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। कल से ये आईडी हमारे केवल क्लास में आएगी, आज ये आईडी मैंने बांट रखी थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम, नमस्कार। कल से हम इसी टाइम पे आपसे मिलेंगे। जो लोग आज यहाँ पे नए आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जरूर हमारी इस क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि अब हम इसके बाद मर्म की क्लास में जाएंगे। तो नाड़ी और मर्म दोनों ही मैं सिखाता हूँ, और दोनों ही बहुत ही अल्टीमेट नॉलेज है। इसको सीखिए, आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा, और इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। मैं 2020 से ये ट्रेन कर रहा हूँ, 25-30 हजार लोगों को, छूट ज्यादा तो नहीं किया है मैंने, सिखाया है। हाँ, लेकिन मैंने आयुर्वेद से बाहर के लोगों को भी सिखाया है, क्योंकि आयुर्वेद वाले अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मैं क्या करूँ, बाहर वाले करते हैं, तो जहाँ करेंगे वहीं सिखाएंगे। आप आएंगे तो आपका भी स्वागत है। सब लोग सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, नमस्कार, प्रणाम, थैंक यू, प्रणाम।